हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुस्तईज़ आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, नंदलाल सिंह कॉलेज, दाऊदपुर। हम लोग आज पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी is the foundation stone of utility analysis. We experience this in our day-to-day life. If you are set to buy pen at any given time, then the number of pens with you goes on increasing, while the marginal utility from each successive pen will go on decreasing. It is the reality of man's life, which is referred in economics as law of diminishing marginal utility. States that other things being equal, the marginal utility of goods diminishes as more of it is consumed in a given time period. In the 19th century, few economists like Bentham, Goshen, Menger, and Walras attributed this law. According to Gibbons, this law is based on Weber-Fechner's psychological law. Basic assumptions. The assumptions of this law, of the law of diminishing marginal utility, are discussed as follows. Number 1, standard unit. There must be a standard for the unit of consumer good. For example, a cup of coffee, a pair of shoes, a glass of milk and a plate of food. यानी अगर हम कोई चीज़ कंज्यूम करेंगे तो ये वो यूनिट क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे अगर एक कप का कॉफ़ी का कप है तो बराबर एक ही जैसा कॉफ़ी का कप, उसी से कंपेयर करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी को, यानी एक कॉफ़ी के कप से ही, यानी एक कप, दूसरा कप, तीसरा कप, चौथा कप, इस तरह। तो इसी तरह प्रत्येक एक कप कंज्यूम करने के बाद दूसरे कप को जब हम कंज्यूम करते हैं तो ऑब्वियसली मार्जिनल यूटिलिटी नेक्स्ट यूनिट जो होगा कॉफ़ी का, उसमें हमें मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलेगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करेगा। सेकंड, कंसिस्टेंसी इन कंज्यूमर्स टेस्टेज implies that the taste and preference of consumers must remain same during the consumption period. If the tastes of consumers changes, the law may not hold. यानी कंज्यूमर का जो टेस्ट होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए, उसका प्रेफरेंस नहीं बदलना चाहिए। तीसरा है कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन implies that the consumption of goods should be continuous. In other words, this assumption states that the time interval between the consumption of units must be short. यानी कोई भी चीज़ हम जब कंज्यूम करेंगे तो वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे एक गिलास पानी पिए उसके बाद हम फिर आधा घंटा बाद एक गिलास पानी पिए, तो ऐसे में मार्जिनल यूटिलिटी हो सकता है जो नियम कहता है मार्जिनल यूटिलिटी को वो काम नहीं करेगा। इसलिए एक गिलास पीने के जस्ट तुरंत बाद दूसरा गिलास पिएंगे तभी मार्जिनल यूटिलिटी का, यानी डिमिनिशिंग लॉ ऑफ रिटर्न, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ काम करेगा। नंबर 4, रीजनेबिलिटी implies that the units of goods should be of standard size. For instance, it should be a glass of water rather than a spoon of water. यानी अगर इसका एक सही रीजनेबिलिटी भी होना चाहिए, जैसे एक गिलास पानी पिएंगे उसके बाद दूसरा गिलास पानी पिएंगे तो हमें अगले गिलास से मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होता हुआ मिलेगा। लेकिन अगर हम एक चम्मच पानी पिएंगे फिर दूसरा चम्मच पिएंगे तो इससे हो सकता है हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, या फिर और भी अगले वाला चम्मच में हो सकता है हमको ज़्यादा ही मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाए। तो इसलिए रीजनेबिलिटी होना चाहिए।
If the size of good is too small or large as compared to the standard size, the law may not hold. Rationality requires that the behavior and mental condition of the consumer should be normal during consumption period. Explanation. This law can be explained with the help of table 1 and figure 1.1. लॉ टेबल 1, एक साइड आइसक्रीम का एग्जांपल लिया गया है इसमें। एक साइड है आइसक्रीम कंज्यूम्ड और दूसरी तरफ है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी ये यूनिट दिया हुआ है आइसक्रीम का। जैसे फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 4 है। सेकंड यूनिट कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी 3 मिलता है। इसी तरह आइसक्रीम का थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी 2 मिल रहा है। इसी तरह फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पे 1 और फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने पर 0 हो जा रहा है। और जैसे सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करते हैं आइसक्रीम का तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव मिलने लगता है, यानी -1 आ जाता है। तो इसी तरह हम देख रहे हैं फर्स्ट यूनिट से लेकर सिक्स्थ यूनिट तक जैसे ही कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश कर रहा है। द अबव टेबल shows that first cup of ice cream yields 4 units of marginal utility. This will satisfy your want to some extent and the intensity of want will come down, while the second cup of ice cream will yield less marginal than the first one. Again, third cup of ice cream will yield less marginal utility than second, and this way fifth cup of ice cream will yield 0 marginal utility. If one is forced to take the sixth one, then the marginal utility becomes negative and one may suffer from indigestion. It is proved from the above table that if more and more units of ice cream are consumed, then the marginal utility from each successive unit will diminish. In figure 1.1 below, units of ice cream are shown in OX axis, while marginal utility is shown in OY axis. AB is the marginal utility curve. It slopes downward from left to the right, indicating that the first cup of ice cream has yield 4 units, second cup of ice cream has yield 3 units, third cup of ice cream has yield 2 units, fourth cup of ice cream has yield 1 unit, fifth cup of ice cream has yield 0 unit. So AB touches OX axis at point C, which represents the fifth cup of ice cream, while sixth cup of ice cream has given negative -1 unit. Here AB curve goes below OX axis. Exception to the law of diminishing marginal utility. Under the assumption of homogeneity, continuity, reasonability, constancy, and rationality, the law is deemed to be universal in certain cases. However, it has been observed that a consumer trend to attain increasing marginal utility with an increasing in the stock of a commodity consumed or acquired. Such cases are treated as exception to the law of diminishing marginal utility. These exceptions are: number 1, hobbies. It is often argued that in case of hobbies like stamp collection of antique goods, collection of old coins, etc., every additional unit gives more pleasure. That is, marginal utility टेंड्स टू इंक्रीज। यानी अगर कोई किसी को हॉबी है स्टाम्प कलेक्शन करने का या फिर एंटिक वस्तुओं का संग्रह करने का या फिर पुराने सिक्कों को जमा करने का, तो इन सब चीज़ों के साथ क्या होता है कि जैसे जैसे हम नया और ज़्यादा जमा करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी हमें और भी ज़्यादा प्राप्त होता है। तो इसलिए ये मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ इसमें होल्ड नहीं करता है किसी हॉबीज़ के केस में।
No doubt this is true, but it is not a genuine exception to the law of diminishing utility, because in such cases, homogeneity condition of law is violated. Indeed, each time a new variety of stamp or coin or antique is collected by a person, but not of the same variety. Second, alcoholics. The law seems to be inapplicable to alcoholics as intoxicants. This is true, but the rationality condition of the law is violated. The introspective behavior of an alcoholic at the time is irrational or abnormal. 3. Misers. In case of miser, it is pointed out that greed increases with every additional acquisition of money. Hence, the marginal utility of money does not diminish for him with more and more money, but when the miser spends his money, his utility of commodity will be diminishing, perhaps more rapidly than in the case of others. Hence, a miser's behavior cannot be a significant exception to the law of diminishing marginal utility. Music and poetry. In case of music and poetry, it is commonly experienced that repeat gives a better satisfaction than the first one. Hence, it is thought that the law of diminishing marginal utility may not be applicable here. Reading. Since more reading gives more knowledge, scholar would get more and more satisfaction with every additional book. But here we may point out that it is not real exception to the law, as the condition of homogeneity is violated here. Knowledge and satisfaction increase by reading different books and not the same book over and over again. Thank you.